गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट पढ़ रहे थे और आज हमारा टॉपिक है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करने के लिए नीतियां बनाई और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेस कंट्री के हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे खर्च किए गए। तो हम वही आज पढ़ने जा रहे हैं। द सेकेंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। सेकेंड 5 ईयर प्लान ने गवर्नमेंट में देश में हैवी इंडस्ट्री पे ज़्यादा खर्च किया, भारी उद्योगों पे ज़्यादा खर्च किया, जैसे आयरन स्टील प्लांट लगाए गए। सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान देश में आयरन एंड स्टील प्लांट्स लगाए गए थे। इट वॉज ड्राफ्टेड बाय अ टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड प्लानर अंडर द लीडरशिप ऑफ पीसी महालनोबिस। तो सेकेंड 5 ईयर प्लानर जो हमारे थे, उनके जो लीडर थे पीसी महालनोबिस थे। यहाँ पर इनके बारे में दे रखा है, पीसी महालनोबिस। 1893 में इनका बर्थ हुआ था, 1972 में इनकी डेथ हुई थी। साइंटिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन। 1931 आर्किटेक्ट ऑफ द सेकेंड प्लान, सपोर्टर ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्टिव रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान हमारे इनके निर्देश में बना था। इनका नाम पीसी महालनोबिस है। If the first plan had purged patience, the second wanted to bring about quick structural transformations by making changes simultaneously in all possible direction। जैसे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में धैर्य रखने के लिए सलाह दी गई थी कि आने वाले 20 साल में अगर हमारी इकोनॉमी को बनाए रखना है तो हमें धीरे धीरे धीमी गति से आगे बढ़ना होगा। वहीं सेकेंड ईयर प्लान में क्विक रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए बढ़ने का सुझाव दिया गया। बिफोर दिस प्लान वॉज फाइनलाइज, द कांग्रेस पार्टी एट इट्स सेशन हेल्ड एट अवादी near the then Madras city passed an important resolution. It declared that socialist pattern of society was its goal। जैसे कि हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के बहुत से लीडर, खुद जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो समाजवाद के पक्षधर थे। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान से पहले ही कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी वहां पर उन्होंने अपना उद्देश्य रखा सोशलिज्म का। Before this plan was finalized, the Congress Party at its session held at Awadhi near the then Madras city passed an important resolution. It declares that socialist pattern of society was its goal. This was reflected in the second plan. The government imposed substantial tariff on imports in order to protect domestic industries. शुरुआत में जब भारत में इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी गई तो इन्हें प्रोटेक्शन देना भी जरूरी था। प्रोटेक्शन का अर्थ उस समय, जिस समय भारत में इंडस्ट्रियाँ पनप रही थी, इंडस्ट्रियाँ स्टैब्लिश की जा रही थी, उस समय विदेशों से आने वाले सामान हैं उन पर हैवी टैक्स लगा दिए गए थे ताकि इंपोर्ट को रोका जा सके। अगर बाहर की कंट्रियों से, दूसरे देशों से, विदेशों से अगर यहाँ पर अगर हम गुड्स मंगाते हैं, सामान मंगाते हैं और इंडियन मार्केट में अगर उन्हें इंडियन मार्केट में अगर उनके साथ हमारे देसी जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको अपने सामान को कंपटीशन कराना पड़ गया है, तो ऐसे में जो है हमारी देसी इंडस्ट्री पनप नहीं पाती। यानी कि अगर हम साफ कहें तो हम उस टाइम कोई कंपटीशन नहीं करवाना चाह रहे थे। हम उस समय अपने देश के उद्योग धंधों को पनपने का मौका देना चाह रहे थे। हम कोई कंपटीशन नहीं चाहते थे। इसी वजह से सरकार ने इंपोर्ट पर हैवी टैक्स लगा दिया था ताकि इंपोर्ट ना हो और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ही डोमेस्टिक मार्केट में बिके। द गवर्नमेंट इम्पोज सब्सटेंशियल tariffs on imports in order to protect domestic industries. Such protected environment help both public and private industries to grow.
गवर्नमेंट ने जो प्रोटेक्शन लगाया था कि इंपोर्ट पे हैवी टैक्स जो लगा दिया था, जिसकी वजह से भारत के पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को पनपने का मौका मिला, इन्हें ग्रो होने का मौका मिला. As saving and investments were growing in this period, a bulk of these industries like electricity, railways, steel, machineries and communication could be developed in the public sector. अब इस सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान सेविंग बढ़ रही थी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा था. तो इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरीज और कम्युनिकेशन इन सेक्टर पे काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया गया गवर्नमेंट द्वारा भी और पब्लिक सेक्टर के द्वारा भी. Indeed, such a push for industrial marked a turning point in the India's development. तो हमने इस टॉपिक पे पढ़ा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस इनके लीडरशिप में तैयार हुआ था. इस सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान हमें तेज़ गति से आगे बढ़ने की सलाह दी गई और कांग्रेस ने मद्रास सिटी के पास इनका जो सेशन हुआ था वहाँ अपना गोल निश्चित किया कि वो सोशलिस्ट विचारधारा से प्रभावित है और सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी में स्टैब्लिश करना चाहती है. इसीलिए जब तक अपने देश के उद्योग धंधे विकसित नहीं हो जाते उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए इंपोर्ट पर हैवी ड्यूटीज लगा दी गई ताकि इंपोर्ट कम से कम हो. और इनकी सेविंग्स बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ा और इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरीज और कम्युनिकेशन ऐसे इंडस्ट्री पे काफ़ी पैसा लगाया गया. पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को पनपने का काफ़ी मौका मिला. It however had its problems as well. India was technologically backward, so it had to spend precious foreign exchange to buy technology for the global market. अब बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 1956 की बात कर रहे हैं. तो उस टाइम हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव नहीं थी और हमारे पास इंडस्ट्रीज लगानी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, रेलवेज डेवलप करना है, स्टील, मशीनरीज और कम्युनिकेशन डेवलप करना है. तो हमें इसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी और टेक्नोलॉजी हमें विदेशों से मिल सकती थी, जिसके लिए हमने काफ़ी पैसा खर्च किया. दैट अपार्ट an industry attracted more investment than agriculture, the possibility of food shortage loomed large. The Indian planners found balancing industry and agriculture really difficult. The third plan was not significantly different from the second plan. अब जैसे कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया गया था और इंडस्ट्री पे सरकार को इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा करना पड़ा. जितना एग्रीकल्चर में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जितना एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा उन्हें सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पे जो है खर्च करना पड़ रहा था. सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान गवर्नमेंट को बैलेंस बनाना मुश्किल हो गया. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में बैलेंस बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया, दोनों को बैलेंस में लेके चलना काफ़ी मुश्किल हो गया. और थर्ड 5 ईयर प्लान में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला कि गवर्नमेंट को दोनों सेक्टर में बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा था. द थर्ड प्लान वॉज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड प्लान. Critics pointed out that the plan strategies from this time around displayed an unmistakable urban bias. Other thought that industry was wrongly given priority over agriculture. There were also those who wanted focus on agriculture-related industry rather than the heavy ones. तो सेकेंड 5 ईयर प्लान की बहुत आलोचना भी हुई कि सेकेंड 5 ईयर प्लान से अर्बन सोसाइटी को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, इससे इंडियन रूरल सोसाइटी है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है. सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान जो इंडस्ट्री लग रही हैं अर्बन एरिया में लग रही है और उससे गांव के लोगों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा. और सरकार जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान एग्रीकल्चर पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे छटता जा रहा है. और कई हमारे जो विचारक थे उन्होंने ये सुझाव दिया कि अगर गवर्नमेंट को इंडस्ट्री लगानी थी तो स्टार्टिंग में हैवी इंडस्ट्री ना लगाकर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगानी चाहिए थी, जिससे कि एग्रीकल्चर को भी बूस्ट मिले, उसे भी आगे बढ़ने की मदद मिले. तो ये हमने ये एलोकेशन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसमें आप देखिए ये फर्स्ट और सेकेंड 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्टमेंट किया अलग अलग सेक्टर में दे रखा है. एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में और सेकेंड 5 ईयर प्लान में. फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, तो सेकेंड में कम कर दिया.
इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो सेकेंड में फिर से कम कर दिया। इंडस्ट्री एंड माइनिंग में फर्स्ट में देखो 7.6 था, तो यहाँ पे बहुत बढ़ चुका है सेकेंड में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकेंड 5 ईयर प्लान का ये डिफरेंस रहा। पावर्स में फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकेंड 5 ईयर प्लान, और सोशल सर्विसेज में फर्स्ट एंड सेकेंड और एंड अदर्स मिसलेनियस। अब हम यहाँ पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग। जैसे कि हम जानते हैं केरल जो हमारा स्टेट है, हम केरल को बहुत चीज़ों के लिए जानते हैं। केरल में लिटरेसी रेट 100% है, केरल में हेल्थ फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और केरल में जेंडर रेशियो बहुत अच्छा है। इन सभी चीज़ों के लिए केरल को हम भारत के काफ़ी अच्छा स्टेट मानते हैं। भले कि केरल में पर कैपिटा इनकम कम है, उसके बावजूद अगर बाकी चीज़ों के बारे में देखते हैं, केरल में लोगों की लाइफ स्पैन अच्छी है, पॉवर्टी ज़्यादा है नहीं वहाँ पर। इन सब की क्या वजह है? केरल स्टेट ने प्लानिंग का कौन सा तरीका अपनाया? केरल में प्लानिंग के लिए डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाया, यानी कि केरल गवर्नमेंट ने प्लानिंग करते वक्त किसी एक ही चीज़ पर फोकस करने के बजाय सभी सेक्टर पे बराबर ध्यान दिया, जिसकी वजह से केरल के लगभग सभी सेक्टर डेवलप है। तो केरल गवर्नमेंट ने किसी एक सेक्टर में केवल एग्रीकल्चर पे ही नहीं फोकस किया, या केवल उसने इंडस्ट्री पे ही नहीं फोकस किया, केवल एजुकेशन पे नहीं फोकस किया। केरल गवर्नमेंट ने अपने सभी सेक्टर पे बराबर ध्यान दिया, और वो ही है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। It is not necessary that all planning always has to be centralized. Nor is it that planning is only about big industries and large projects. The Kerala model is the name given to the path of planning and development charted by the state of Kerala. केरला ने जो मॉडल अपनाया उसी को हम केरला मॉडल कहते हैं। There has been a focus in this model on education, health, land reforms, effective food distributions and poverty alleviation. तो हमने केरला गवर्नमेंट ने एक साथ इन सभी मुद्दों पर ध्यान दिया: एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड poverty alleviation. Despite low per capita income and a relatively weak industrial base, Kerala achieved nearly total literacy, long life expectancy, low infant and female mortality, low birth rates, and high access of medical care. अगर हम केरला में देखें तो केरला का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा नहीं है, और ना ही वहाँ कोई इतनी बड़ी बिग इंडस्ट्रीज़ है। फिर भी केरला की लिटरेसी रेट 100% है, वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, इन्फेंट और फीमेल मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है, बर्थ रेट कम है, उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। Between 1987 and 1991, the government launched the new democratic initiative which involved campaigns for development, including total literacy, especially in science and environment. गवर्नमेंट ने वहाँ पे 1987 से 1991 के बीच न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया, ताकि लोगों को साइंटिफिकली और साइंटिफिक अप्रोच दिया जाए, साइंस से अवगत कराया जाए, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया जाए, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ आगे बढ़ाया जाए, इन्वायरमेंट के बारे में समझाया जाए। People directly in development initiatives through voluntary citizen organization. The state has also taken initiative to involve people in making plan at the पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, और लोगों को प्लानिंग करते वक्त इन्वॉल्व किया गया, चाहे पंचायत लेवल पर प्लानिंग हो रही हो, या ब्लॉक समिति के लेवल पे हो रही हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है तो लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया। तो हमने यहाँ पढ़ाया कि केरल गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग अपनाया, जिसकी वजह से केरला काफ़ी समृद्ध स्टेट है, और केरल गवर्नमेंट ने सभी सेक्टर से बराबर ध्यान दिया। जरूरी नहीं कि उन्होंने कभी एक ही सेंटर पे फोकस किया हो, जिसकी वजह से केरला का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा रहा। तो बच्चों, कल हम पढ़ेंगे की कंट्रोवर्सीज। फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद देश में कुछ कंट्रोवर्सी उभर के आए कि एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री किस पे फोकस करना था। हमारे कुछ विचारकों का मानना था कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, और कुछ का मानना था कि इंडस्ट्री पे। तो हमारे पास कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ विवाद उभर के आए इन प्लानिंग के बाद, और इन विवादों के बारे में हम
कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।